हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। आज का हमारा लेक्चर वही एनडीए सेकंड सीरीज में। कल वाले लेक्चर में हमने दो टॉपिक पढ़े थे जिसका नाम था रेडॉक्स रिएक्शन, एसिड एंड बेस। आज हम थोड़ा आगे बढ़ रहे हैं। आज हमारे पास दो टॉपिक हैं पीवाईक्यू सॉल्व करने की, जिसका नाम है सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री एंड एटॉमिक स्ट्रक्चर। इसकी 20 क्वेश्चन की सीरीज आज इस छोटे से लेक्चर में आपके सामने है। सभी ध्यान से फोकस करेंगे तो एक एक चीज उनको समझ में आने वाली है। चलिए तो हम अपनी स्लाइड्स आगे कर लेते हैं। तो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन को अगर हम चेक करें, एन ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन हैज मॉलिक्यूलर वेट 30। एक कोई नाइट्रोजन का ऑक्साइड है। व्हाट डू यू मीन बाय ऑक्साइड? जब नाइट्रोजन से ऑक्सीजन मिल जाए, उसका मॉलिक्यूलर वेट 30 दिए। अब नाइट्रोजन के तो बहुत सारे ऑक्साइड होते हैं। NO भी होता है, NO2 भी होता है, NO3 भी होता है, N2O5 भी होता है, बहुत सारे होते हैं। बट हमें बताना है कि वो वाला नाइट्रोजन का ऑक्साइड है जिसका मॉलिक्यूलर वेट 30 है, तो उसमें क्या कैलकुलेट करना है? व्हाट इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वन मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। तो सीधा सा मतलब है ये मोल कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है। चलिए हम मोल कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं कि मोल कॉन्सेप्ट के इतने सारे क्वेश्चन हमने सॉल्व करने हैं इस टॉपिक से। देखिए वन मोल का क्या मतलब होता है। जब भी कोई आपसे कहे वन मोल, तो वन मोल का यहाँ पर मतलब होता है, वन मोल का मतलब होता है उसका मोलर मास। मोलर मास जिसका भी हमने वन मोल निकालना है उसका मोलर मास। अब जैसे मैं बोला है 1 मोल ऑफ कार्बन, तो 1 मोल ऑफ कार्बन का मतलब 12 ग्राम का, तो उसका मोलर मास कितना हो गया? 12 ग्राम हो गया। जैसे मैं बोला 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन का मोलर मास कितना हो गया? 16 ग्राम हो गया। तो 1 मोल कोई भी चीज उसके किसके इक्वल होती है? मोलर मास के इक्वल होती है। तो फर्स्ट थिंग जो 1 मोल के इक्वल होता है वो क्या होता है? उसका मोलर मास। अच्छा दूसरी बात, 1 मोल का क्या मतलब है? 1 मोल का मतलब होता है, जैसे मैंने बोला 1 मोल मार्कर, 1 मोल मार्कर, तो 1 मोल मार्कर का मतलब कितने मार्कर? कितने मार्कर? 6.022 10⁻23 मार्कर। ये भी 1 मोल का मतलब होता है। तो 1 मोल को अगर मास की टर्म में एक्सप्रेस करना है तो हम 1 मोल को मोलर मास के इक्वल रखेंगे। अगर हमने 1 मोल को नंबर ऑफ पार्टिकल की टाइम पे एक्सप्रेस करना है तो उसको हम कैसे लिखेंगे? 1 मोल माने कितने पार्टिकल? 6.022 10⁻23। अगर आपसे पूछा है नंबर ऑफ पार्टिकल निकालो या नंबर ऑफ एटम निकालो या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालो, तो इन सब को हम कैसे निकालेंगे? ये सब इक्वल होते हैं एवोगैड्रो नंबर के, 6.022 10⁻23। अगर हमें क्वेश्चन में ऐसे लिखा है कैलकुलेट नंबर ऑफ पार्टिकल, नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, तो इन सब के लिए हम 1 मोल को एवोगैड्रो नंबर के इक्वल रखेंगे। अगर हमें पूछे हाउ मच मास, मास आपको किसी चीज का निकालना है तो उसके लिए हम 1 मोल को मोलर मास के इक्वल रखेंगे। और अगर हमें थर्ड थिंग पूछी है वॉल्यूम निकालो, वॉल्यूम ऑफ गैस निकालो, तो उसके लिए वॉल्यूम के लिए एट एसटीपी, एसटीपी माने स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, इसके लिए हम 1 मोल को 22.4 लीटर लिखेंगे। इसके लिए 1 मोल को 22.4 लीटर लिखेंगे। तो ऐसे 1 मोल को हम डिफरेंट फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये अगर 3 डेफिनेशन आपको पता है, 1 मोल किसके इक्वल होता है? मोलर मास के। अगर मास निकालने को बोला है 1 मोल किसके इक्वल होता है? एवोगैड्रो नंबर के। अगर हमें नंबर ऑफ पार्टिकल निकालने के लिए बोला है, और 1 मोल किसके इक्वल होता है? 22.4 लीटर के। अगर हमें वॉल्यूम निकालने के लिए बोला है, तो ये 3 मतलब 1 मोल के ही हैं। जैसा क्वेश्चन होगा उसी के हिसाब से हम 1 मोल की वैल्यूज को पुट करेंगे। अभी हम खूब सारे क्वेश्चन ट्राई करेंगे तो वहां से हम 1 मोल को अच्छे से समझेंगे। अभी हम अपने क्वेश्चन सीरीज पर ही चलते हैं, वहां जो मोल कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन आएंगे वहां हम उसकी डिस्कशन करते हैं। ये मतलब ये NO है, मतलब ये NO है। अब NO के 1 मॉलिक्यूल में उन्होंने पूछा कितने इलेक्ट्रॉन है। ओके, कितने इलेक्ट्रॉन पूछा तो निकाल लो। N कितना होता है? 7, ऑक्सीजन कितना होता है? 8, तो 7 + 8 कितना हो जाएगा? 15। तो दिस इज द करेक्ट आंसर। तो सिंपल सी बात थी। अगर आपको ये पता था कि 30 का मतलब क्या है, 30 का मतलब ये है, ये 30 NO है, मुझे कैसे पता लगा? NO का मास 14, ऑक्सीजन का मास 16, कितना होगा? 30।
तो यहाँ से हमने निकाल लिया उसमें इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 7 + 8 कितने होंगे, 15 होंगे। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। हाउ मेनी ग्राम एटम्स ऑफ हाइड्रोजन आर प्रेजेंट इन 0.04 मोल्स। देखिए वही क्वेश्चन आ गया, हाउ मेनी ग्राम, देखिए ग्राम एटम्स पूछा है, of hydrogen are present in 0.04 mole of CS4.5H2O। चलिए देख लेते हैं। तो इस ये फॉर्मूला में दिया है, सबसे पहले वही लिखूंगा मैं, 1 मोल। तो 1 मोल ऑफ कॉपर सल्फेट 0.5H2O में 10 एटम किसके, हाइड्रोजन के। और हमें कितने मोल में पूछा है, 0.04 मोल में। तो कितने हो जाएंगे, इसको मैं 0.04 से क्या कर दूंगा, मल्टीप्लाई, व्हाट इज द आंसर, 100, 4/10, 2/5, 0.4। द करेक्ट आंसर इज 0.4। सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन आता है, हम एयरशिप में हीलियम को प्रेफर क्यों करते हैं ओवर हाइड्रोजन। तो एयरशिप जब चलती है वहाँ हीलियम का यूज करते हैं एज कम्पेयर टू हाइड्रोजन का। अच्छा, हाइड्रोजन का यूज करना चाहिए क्योंकि वो चीप है, सस्ता है। हाइड्रोजन का यूज करना चाहिए क्योंकि उसकी डेंसिटी कम होती है, लो डेंसिटी होती है। बट हाइड्रोजन में एक डेंजरस चीज है, वो क्या है, इन्फ्लामेबल। इन्फ्लामेबल मतलब गैस, ज्वलनशील गैस है, ये तो जल जाएगी अगर हम हाइड्रोजन में यूज करेंगे। तो ऐसा ना हो, क्योंकि बहुत ज्यादा रिएक्टिव होती है, हाइड्रोजन गैस इज वेरी रिएक्टिव। ऐसा ना हो इसलिए हम ये सब चीजें छोड़ देते हैं, हम हीलियम को प्रेफर करते हैं क्योंकि हीलियम जो है इज केमिकली लेस रिएक्टिव। अगर आप फर्स्ट पार्ट पढ़े, हीलियम हैज अ लो डेंसिटी, ये भी गलत है, हीलियम की ज्यादा होती है हाइड्रोजन से। हीलियम हैज हाई डेंसिटी, ये सही हो सकता है, बट हाई डेंसिटी के कारण ये सही नहीं करते, हम इसलिए यूज करते हैं क्योंकि वो क्या है, केमिकली लेस रिएक्टिव। तो आंसर इज सी, आंसर इज सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 1 लीटर ऑफ अननोन गैस वेट 1.25 ग्राम एट एसटीपी। देखिए दोबारा से मोल कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है। देखिए मोल कॉन्सेप्ट पे तो अच्छी पकड़ होनी चाहिए। अभी मैंने आपको बताया था कि 1 लीटर 22.4 लीटर जो होती है गैस एट एसटीपी, वो किसके इक्वल होती है, वो इक्वल होती है मोलिकुलर वेट के, मतलब m की इक्वल होती है। और 1 लीटर ऑफ गैस किसके इक्वल है, 1 लीटर ऑफ गैस किसके इक्वल है, कहाँ है अंदर आएंगे हम आ रहे हैं। 1 1 लीटर ऑफ गैस किसके इक्वल है, 1.25 ग्राम के। तो यहां से पता लगा 1 लीटर ऑफ गैस 1.25 ग्राम के इक्वल है। 22.4 लीटर ऑफ गैस किसके इक्वल है, m की इक्वल होगी, यही फर्क है। तो अगर 1 लीटर ऑफ गैस 1.25 ग्राम के इक्वल है तो 22.4 लीटर किसकी इक्वल होगी, तो 22.4 लीटर इनटू में 1.25। ठीक है, तो व्हाट इज द आंसर, 1 लीटर 1.25 के इक्वल है, 22.4 इन दोनों को इनटू कर देंगे तो हमारे पास उसका मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 10, 100, 5 4 तो 4 5 20, 4 6 5 2 it is 56 to 28। so what is the answer, 28। अब 28 कैसे कैलकुलेट करेंगे, कार्बन कितना होता है 12, ऑक्सीजन कितना होता है 16, तो 12 + 16 कितना हो जाएगा 20। what is the answer, CO। the correct answer is CO। CO means कार्बन मोनोऑक्साइड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Consider the following statement, maximum covalency of carbon। कार्बन की कोवेलेंसी कितनी दे रखी है, 4 दे रखी है। maximum covalence of carbon is 4, whereas maximum covalence of silicon is 6। अब ध्यान से देखिए वैलेंसी, पहले वैलेंसी निकालते हैं। वैलेंसी कैसे निकालेंगे कार्बन की, वैलेंसी कैसे निकालेंगे कार्बन 6 होता है तो 2 और ये 4, तो कार्बन की वैलेंसी कितनी है 4 है। अब कोवैलेंसी कैसे निकालेंगे, कोवैलेंसी कैसे निकालेंगे, अगर कार्बन की वैलेंसी 4 है
तो इसकी कोवैलेंसी क्या होगी? कोवैलेंसी का मतलब होता है एक्सटेंडेड वैलेंसी। एक्सटेंडेड वैलेंसी ये कैसे पता लगता है? जैसे सिलिकॉन की चेक करते हैं, सिलिकॉन 14 है, अगर मैं चेक करूं इसकी 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2, ये तो 3s2 आ गया प्लस और 3p2 आ गया। अब हम चेक करते हैं कि अभी तो इसकी 2 लास्ट में अनपेड है, ये अगर एक्साइट कर गया तो 4 हो जाएंगे, बट 3p के आगे 3d भी होता है। तो जहां पे स्पेशली d ऑर्बिटल आ जाए ना, वहां पर वैलेंसी जो है एक्सटेंड कर जाती है और कोवैलेंसी बन जाती है। तो अभी तो वैसे तो 4 ही होनी चाहिए, बट आगे d होने के कारण ये और एलिमेंट के साथ जुड़ सकता है और +6 तक अपनी वैलेंसी शो कर सकता है, तो इसको बोलते हैं कोवैलेंसी। सर कार्बन में नहीं होता ऐसा ना, कार्बन में नहीं होता 1s2 2s2 2p2, कार्बन में ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता सर कार्बन में? क्योंकि कार्बन में d नहीं है। देखो ना, d कब होती है? d तब होती है जब 3 आए हमारे पास, तो यहाँ तो d है ही नहीं, तो इसलिए करेक्ट आंसर इस कार्बन का 4 है, सिलिकॉन का 6 है, ये तो ठीक है, फर्स्ट तो ठीक है। द मैक्सिमम कोवैलेंसी ऑफ एलिमेंट इज 6। ऐसा नहीं है क्या जितने एलिमेंट होंगे 6 तक ही होती है कोवैलेंसी? नहीं, कुछ ऐसे एलिमेंट है मैंगनीज +7 है, ऐसे एक एलिमेंट है OS ओस्मियम, इसकी +8 तक जाती है, ऐसे एक एलिमेंट है आर, इसकी +8 तक जाती है, तो 6 तो नहीं और भी ज्यादा हो सकती है। तो सेकंड स्टेटमेंट इज रॉन्ग। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? 1 only, सो दिस इज द ए, फिफ्थ का ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सिक्स्थ क्वेश्चन क्या है? Which of the following substance does not have melting point? देखिए नाम से क्लियर है, ये तो आप बच्चा बता देगा इसका आंसर। इनमें से कौन ऐसा है जिसका मेल्टिंग पॉइंट होता ही नहीं? तो सबको पता है इसमें से किसका मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता। ठीक, बता देंगे आप सब। मर्करी, क्योंकि मर्करी तो क्या होता है? लिक्विड होता है, और लिक्विड का मेल्टिंग पॉइंट थोड़ी होता है, लिक्विड का तो बॉइलिंग पॉइंट होता है। सो दिस इज आंसर। वेरी लड्डू क्वेश्चन, बहुत ही लड्डू क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन क्या कहता है समझते हैं। Which one of the following metal occur in nature in free state? फ्री स्टेट का मतलब क्या होता है? वो फ्री स्टेट में हमें मिल जाए मेटल। कुछ ऐसे मेटल होती है जिनके हमें ऑक्साइड्स मिलते हैं, जैसे ओर होते हैं, हर एक मेटल के मिनरल्स होते हैं, वो उनके ऑक्साइड्स की फॉर्म में होते हैं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होती है। इनमें से ऐसी कौन सी मेटल है जो हमें फ्री स्टेट में मिल जाएगी? तो दिस इज द गोल्ड। गोल्ड हमें फ्री स्टेट में मिलता है। सोडियम के ऑक्साइड्स मिलते हैं, सोडियम तो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है, और जो रिएक्टिव होगा वो हमें फ्री स्टेट में थोड़ी मिलेगा। जैसे नोबल गैस है, वो हमें फ्री स्टेट में मिलती है, तो गोल्ड हमें फ्री स्टेट में मिलेगा। एल्यूमिनियम भी ऑक्साइड होता है, मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था, एल्यूमिनियम का ऑक्साइड होता है एल्यूमिना। ऐसे कॉपर बीट के भी ऑक्साइड्स वो मिनरल्स होते हैं। तो व्हाट इज द आंसर? आंसर इज ए। फ्री स्टेट में कौन मिलेगा? गोल्ड मिलेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज एट्थ क्वेश्चन क्या कहता है समझ लेते हैं। एट्थ क्वेश्चन में क्या लिखा है? एन आयरन कंपाउंड व्हेन डिसॉल्व इन वाटर हैज प्रोड्यूस्ड, किसी एक आयनिक कंपाउंड को जिसका आयन बन जाए उसको डिसॉल्व करा है वाटर में। जैसे हम किसी को वाटर में डालते हैं तो उसके आयन बनते हैं, तो वो ये वाले आयन बना रहा है AN-, ये थोड़ा ऐसे लिखा हो AN-, A-N, ऐसे लिख लो, B-N ऐसे लिख लो। ठीक है, तो हमें बताना है कि उसका फॉर्मूला क्या होगा। देखिए सिंपल सा होता है फॉर्मूला, सिंपल से निकालते हैं। जो इसकी पावर में होता है वो यहाँ आ जाता है, जो इसकी पावर में होता है वो वहाँ आ जाता है। व्हाट इज द आंसर? AM हो जाएगा, BN हो जाएगा। बस ये जो पावर है ना उसकी, ये हम एक्सचेंज कर देते हैं। व्हाट इज द आंसर? AM BN। व्हाट इज द फॉर्मूला? इज AM BN। आंसर इज AM BN। ठीक है, वेरी सिंपल। तो जब भी हम किसी कंपाउंड को पानी में गिराएंगे उसके आयंस बनेंगे, और उसके आयंस ऐसे डिफरेंशिएट होकर बैलेंस शो करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। 9th क्वेश्चन क्या कहते हैं? 9th क्वेश्चन में व्हाट आर द टाइप्स ऑफ बॉन्ड प्रेजेंट इन CuSO4.5H2? CuSO4.5H2, इसमें कौन से बॉन्ड प्रेजेंट है? तो बॉन्ड कैसे होते हैं? बहुत सारे तरह के बॉन्ड होते हैं। एक होता है कोवैलेंट बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड तो कॉमन है जहाँ शेयरिंग होती है इलेक्ट्रॉन्स की। एक होता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट जब लॉन्ग पे डोनेट हम करते हैं तब बनते हैं। एक होता है हाइड्रोजन बॉन्ड। देखिए हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है? जब H किससे जुड़ जाए? इन तीनों से जुड़ जाए, इन तीनों से, बस इन तीनों से, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, इन तीनों से ही जुड़ना चाहिए। तो जब हाइड्रोजन इन तीनों से जुड़ेगा तब वो कौन सा बॉन्ड बना लेगा? हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेगा। तो व्हाट इज द आंसर? आंसर इज सी। इसमें सारे हैं,
देखिए कॉपर सल्फेट में ये रहा हाइड्रोजन बॉन्ड है H2O में, ये सल्फेट में कोवैलेंट होते हैं, कॉपर में इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड होते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड होते हैं, तो आंसर इस सारे बॉन्ड्स को प्रेजेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 10th। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट सीक्वेंस ऑफ गिवन एलिमेंट इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी। जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये है ना हमारे पास ऑर्डर, ये होते हैं हेलोजन्स 17 ग्रुप। तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन होता है? फ्लोरीन, देन क्लोरीन, देन ब्रोमीन, देन आयोडीन। तो ये सबसे ज़्यादा रिएक्टिव की सीरीज है। तो सबसे ज़्यादा किसकी होगी? फ्लोरीन। व्हाट इज द आंसर? आंसर इज ए। फर्स्ट है आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन, ऐसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में पूछा है, मतलब रिएक्टिविटी ऐसे क्या हो रही है? बढ़ रही है। तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी किसकी है? फ्लोरीन। चलिए जी, सिंपल क्वेश्चन है, रिएक्टिविटी बतानी है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 क्वेश्चन क्या कहता है? At NTP the least volume will be occupied by 15 gram one of the following. Very very important question. Very important question. हमें क्या बताना है? NTP पे 15 ग्राम किसकी लीस्ट वॉल्यूम है? देखिए दोबारा स्मॉल कॉन्सेप्ट आ गया। हमें पता होता है 22.4 लीटर ऑफ वॉल्यूम किसकी इक्वल होती है? मोलर मास की या फिर एटॉमिक मास की। तो हमें इन सब का मोलर मास पता होना चाहिए। मैं NH3 का कितना होता है? 17, 14 प्लस 3 है ना। ऑक्सीजन का कितना होता है? 16 प्लस 16 कितना होता है? 32। N2 कितना होता है? 28। नियॉन में कितना होता है? 20। नियॉन का 10 होता है। चलिए तो हमें क्या बताना है? हमें बताना है लीस्ट वॉल्यूम। लीस्ट वॉल्यूम। अच्छा फिर दोबारा से मोल कॉन्सेप्ट लगाएंगे हम। 15 ग्राम, ये सारी गैसेस का 15 ग्राम अमाउंट दिया है, तो हमें पता है 22.4 लीटर की जो वॉल्यूम होती है वो किसके इक्वल होती है? वो होती है मॉलिक्यूलर मास के। मॉलिक्यूलर मास के इक्वल होती है। और 1 ग्राम कोई भी गैस किसके इक्वल हो जाएगी? 22.4 अपॉन में मॉलिक्यूलर मास। और हमें कितने ग्राम दिए? 15 ग्राम दिए। तो 15 ग्राम किसके इक्वल हो जाएगी? 15 ग्राम कोई भी गैस, तो 22.5 अपॉन में m इंटू में 15। अब ये हमारे पास वॉल्यूम आ गई, ये हमारे पास वॉल्यूम आ गई। अब इस वॉल्यूम से हम क्या कर लेंगे? डिसाइड कर लेंगे कि किसकी वॉल्यूम ज़्यादा है, किसकी कम है। हमें लीस्ट बतानी है, मतलब कम बतानी है। तो कम वॉल्यूम किसकी होगी? जिसका मोलर मास क्या होगा? ज़्यादा होगा। अब चेक कर लो इनमें से मोलर मास किसका ज़्यादा है? 17, 32, सबसे ज़्यादा किसका है? O2 का। तो इसकी वॉल्यूम क्या होगी? लीस्ट होगी। सो दिस इज द आंसर, करेक्ट आंसर इज बी। सिंपल सी बात है कि लेस वॉल्यूम किसकी होगी? जिसका मोलर मास क्या होगा? ज़्यादा होगा। तो हम बता देंगे सिंपल सा देख करके। सो दिस इज द करेक्ट आंसर इज बी। वेरी नाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 डिग्री। ये तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, आपको याद ही करना है कि विच 3 मेटल्स आर ऑल आर लिक्विड। कौन सारे लिक्विड है? देखिए हमारे पास तो लिक्विड होता है, रूम टेम्परेचर पर ही होता है। रूम टेम्परेचर कितना होता है? 25 डिग्री सेल्सियस। इस पे तो लिक्विड ही होता है, वो तो लिक्विड होगा ही, 30 में लिक्विड होगा। गैलियम और सीजियम CS, ठीक है। तो ये तीनों क्या होते हैं? लिक्विड होते हैं। ऑल मेटल्स लिक्विड होते हैं 30 डिग्री टेम्परेचर पर। आंसर इज डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 13 क्वेश्चन क्या कहता है हमें? Which one of the following noble gas is not found in the atmosphere? कौन सी noble गैस है जो एटमॉस्फेयर में नहीं फाउंड होती? रेडॉन। बिकॉज रेडॉन क्या है? रेडियो एक्टिव है, हमें सबको पता है। हरभजन ने अरेंज करे एक्स्ट्रा रन, ठीक है। तो रेडॉन क्या है? रेडियो एक्टिव है। तो आंसर इज सी। आंसर इज सी। ओके, तो which one is the noble gas? C, radon. Okay, next question. Which one of the following is correct statement? Which one of the following is correct statement regarding the force binding the nucleon inside the nucleus? Force binding the nucleons inside the nucleus. ऐसी कौन सी फोर्स है? चलिए मैं आपको बता देता हूँ। ये न्यूक्लियस है, इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं। ये जो न्यूक्लियस होता है इसका डायमीटर 10⁻⁻15 मीटर होता है, आपको याद करके रखना है। जो न्यूक्लियस होते हैं उसमें प्रोटॉन भी होते हैं, न्यूट्रॉन भी होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं। इतनी बातें हमें पता है। अब ये जो न्यूक्लियस है इसमें जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, इन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच में एक फोर्स लग रही होती है। और वो फोर्स कैसी होती है? उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर फोर्स। और न्यूक्लियर फोर्स की खास बात क्या है? प्रोटॉन प्रोटॉन में, प्रोटॉन न्यूट्रॉन में, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन में। ये चार्ज पे डिपेंड नहीं करती।
ऐसे नहीं होता कि पॉजिटिव पॉजिटिव तो आपस में, प्रोटॉन प्रोटॉन तो आपस में रिपेल कर देंगे अगर ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती। तो ये चार्ज पे डिपेंड नहीं करती, ये बिना चार्ज पे काम किए अपनी फोर्सेस जनरेट करती है। तो ये चार्ज इंडिपेंडेंट है, चार्ज से इसका कोई लेना देना नहीं है। बट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अगर होती उसका लेना देना होता, पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करते, नेगेटिव नेगेटिव रिपेल करते, पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट करते, तो फोर्स का नेचर चेंज होता। बट न्यूक्लियर फोर्स इज डज नॉट डिपेंड ऑन चार्ज, तो चार्ज इज इंडिपेंडेंट है। दिस इज द करेक्ट आंसर। तो हमें यही पूछा था कौन सा करेक्ट है। चार्ज डिपेंडेंट गलत, स्ट्रांगली रिपल्सिव चार्ज देख के नहीं पता लगेगा। तो दिस ये नॉन सेंट्रल फोर्स होती है, एक तो नॉन सेंट्रल फोर्स होती है। इसका मतलब ये सेंटर पर ही नहीं लगती, पूरे न्यूक्लियस में सब जगह लगती है। जो ग्रेविटी होती है वो सेंटर पे लगती है, तो ये नॉन सेंट्रल फोर्स है, इट इज चार्ज इंडिपेंडेंट। चलिए नेक्स्ट वन इज नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 पढ़िए सभी, क्या लिखा हुआ है। What is the weight of one atom of hydrogen in gram? What is the weight of one atom of hydrogen in gram? हमें क्या बताना है, वेट बताना है। किसका वेट बताना है? वन एटम ऑफ हाइड्रोजन का इन ग्राम, एक एटम का। हम दोबारा से नोट कर 6.022 10 raised to power 23 एटम्स का जो मास होता है वो कितना होता है? 1 ग्राम हाइड्रोजन के लिए। ओके, हाइड्रोजन का मास कितना? 1 ग्राम। एक एटम का कितना हो? तो 1/6.022 10 की पावर 23। इस सारे को सॉल्व कर लिए, आंसर आएगा 1.66 10 raised to 24। So what is the answer? Correct answer is B for Bombay. This is the correct answer. क्लियर है? तो 15 का आंसर क्या आ गया? B। चलिए आगे बढ़ते हैं। Which one of the following elements show variable equivalent mass? देखिए इक्विवेलेंट मास क्या होता है, कल वाले लेक्चर को ध्यान से पढ़ेंगे तो पता लगेगा। इक्विवेलेंट मास जो होता है वो मोलर मास अपॉन में n होता है, यही होता है। अब n का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिड्यूस और ऑक्सीडाइज्ड, ये होता है। अगर हम आयरन को देखें तो आयरन +2 भी होता है, आयरन +3 भी होता है, अलग अलग होता है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आयरन की +2 भी हो सकता है, +3 भी हो सकता है। तो मतलब n वेरी करेगा आयरन के केस में। और अगर n आयरन के केस में वेरी करेगा तो इक्विवेलेंट मास भी क्या करेगा? वेरी करेगा। व्हाट इज द आंसर? आंसर इज आयरन, Fe। ठीक है। कैल्शियम तो फिक्स है, +2 ही होता है। जिंक फिक्स है, +2 ही होता है। सिल्वर फिक्स है, Ag+ होता है। बट Fe का +2 भी हो सकता है, +3 भी हो सकता है। तो इसका जो n है वो वेरी करेगा, n वेरी करेगा तो इक्विवेलेंट मास भी वेरी करेगा। तो किसका इक्विवेलेंट मास वेरी करेगा? आयरन का। तो आंसर नंबर 16 का डी आंसर इज करेक्ट। चलिए खत्म होने वाले हैं, 4 क्वेश्चन रह गए। 17 क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हैं, क्या लिखा है। 17 क्वेश्चन हमें बोल रहा है एन एलिमेंट ए हैज वैलेंसी, एलिमेंट ए हैज वैलेंसी इक्वल टू 3 and 5। एक एलिमेंट ए है, उसकी वैलेंसी 3 है और 5 है। इट कंबाइन विद अनदर एलिमेंट, वो बी से जुड़ गया। अब वो जब बी से जुड़ा उसकी वैलेंसी कितनी है? 2 है। तो हमने बताना है कौन कौन से कंपाउंड को फॉर्म करेगा। व्हाट आर द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड? 10 फॉर्म्ड। अब हमें बताया, अभी मैंने बताया था अगर ए की वैलेंसी 3 है, बी की वैलेंसी 2 है, तो आपने ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करना होता है। ए कितना हो जाएगा? 2, बी कितना हो जाएगा? 3। एक कंपाउंड ए बनेगा। दूसरा कंपाउंड कौन सा बनेगा? ए की वैलेंसी कितनी है? 5 है। बी की वैलेंसी कितनी है? 2 है। तो ये भी क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा ऐसे। तो इसका भी फार्मूला क्या बनेगा? A2B5। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? A2B3 A2B5 A2B3 A2B3 A2B5। आंसर इज C। करेक्ट आंसर इज C फॉर चलिए, दिस इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 18 क्वेश्चन चलते हैं। 18 क्वेश्चन में क्या लिखा है? द एटॉमिक वेट आर एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ एटॉमिक मास यूनिट, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज स्टैंडर्ड। देखिए अगर मुझे किसी का एटॉमिक मास बताना है तो मुझे एक स्टैंडर्ड मास लेना पड़ता है। जैसे मैं आपसे पूछूं कि आप जहाँ रहते हैं वहाँ से दिल्ली कितनी दूर है, फिर आप बता पाएंगे। जैसे डिस्टेंस को मेजर करने के लिए हमें एक रेफरेंस पॉइंट लेना होता है, ऐसे यहाँ पर मास पे मेजर करने के लिए हम एक रेफरेंस पॉइंट लेते हैं। वो किसका लेते हैं? कार्बन 12 का लेते हैं।
तो आंसर इज सी 12। इसको हम रेफरेंस मान करके फिर औरों का महासम बताते हैं। जैसे डिस्टेंस में रेफरेंस पॉइंट होता है यहाँ से लेके वहाँ तक कितना डिस्टेंस है, ऐसे यहाँ पर भी रेफरेंस पॉइंट होता है। आंसर इज बी। चलिए, द ऑक्टेट रूल इज नॉट वैलिड फॉर विच वन ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स। ऐसा कौन सा मॉलिक्यूल है जिसमें ऑक्टेट रूल नहीं लग सकता। ऑक्टेट रूल क्या होता है? ऑक्टेट रूल वो होता है जहाँ पे ये कहता है कि एवरी एलिमेंट का कम से कम ऑक्टेट तो पूरा होना चाहिए। कोई भी एलिमेंट है उसके 8 इलेक्ट्रॉन उसके आसपास पूरे होने चाहिए। तो अगर हम चेक करें CO2 8 पूरे, देखिए CO2 1 2 3 4 पूरे। H2S का सबसे बेस बनता है, ऐसे होता है। और सल्फर पे 2 लॉन पेयर होते हैं, एक ये पूरा हो गया, एक ये पूरा हो गया, एक ये, एक 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए सल्फर के। NH3 पे ऐसे बनता है, 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 2 और 8 इलेक्ट्रॉन पूरे। BF3 को अगर हम चेक करें तो BF3 ऐसे स्ट्रक्चर बनता है। देखिए BF3 पे ना लॉन पेयर है और 3 ही बॉन्ड है, 1 2 3 3 बॉन्ड है, तो मतलब 6 इलेक्ट्रॉन है बोरोन के, ना लॉन पेयर है इसके ऊपर। तो व्हाट इज द आंसर? आंसर इज BF3। आंसर इज BF3, जिसमें ऑक्टेट रूल हमारा वैलिड नहीं होगा। सिंपल। चलिए, लास्ट क्वेश्चन हमारे लेक्चर का रह गया। लास्ट क्वेश्चन क्या रह गया हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। Which is the rarest naturally occurring elements of Earth? ऐसा कौन सा है जो रेयरेस्ट का मतलब बिल्कुल ही नेचर में वेरी लेस अमाउंट में हमें उपलब्ध होता है, वो हमें बताना है। तो व्हाट इज द आंसर? आंसर इज, चेक करो। अच्छा, वही होगा जो रेडियो एक्टिव होगा। गोल्ड मिल जाता है हमें, एंटीमनी होता है, जर्मेनियम होता है, एस्टेटाइन रेडियो एक्टिव एलिमेंट, ये रेडियो एक्टिव है। और जो रेडियो एक्टिव है वो रेयरली नेचुरल एक्टिव, रेयरली अकरिंग एलिमेंट होते हैं। तो एस्टेटाइन इज द रेडियोएक्टिव एलिमेंट। सो दिस इज द 20। इतनी बात अगर आपको पता है, देखिए आज 20 क्वेश्चन किए हमने। इस 20 में मोल कांसेप्ट के सबसे ज़्यादा क्वेश्चन थे। आपको मोल कांसेप्ट मैंने अच्छे से समझाया है, उसको आप रिवाइज करिए और क्वेश्चन को ट्राई करिए। यहाँ तक अगर आप पढ़ लेते हैं तो ये वाला टॉपिक मोस्ट प्रोबेबल आपका फिनिश होता है। कल हम कुछ न्यू क्वेश्चन लेकर आएंगे इसी टॉपिक के लिए। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।